एक दिन बादशाह अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने कारण पूछा तो बादशाह बोले, बीरबल, जिंदगी बहुत सामान्य हो गई है। कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं है। काश कोई परी मिल जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप हुक्म दें तो 1 हफ्ते में आपके दरबार में परी हाजिर हो जाएगी। अकबर हंस पड़े, अच्छा, चलो देखते हैं तुम्हारा जादू। बीरबल की योजना। बीरबल शहर के बाहर एक अनाथ बच्ची को जानते थे जो बहुत बुद्धिमान थी और बहुत सुंदर भी। उन्होंने उस बच्ची को साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनाए, सिर पर एक चमकता मुकुट, हाथ में चमकती छड़ी दी और उसे परी के रूप में तैयार किया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, आज मैं परी को लेकर आया हूं। ये परी गरीबों की मदद करती है और बुद्धिमानों की कदर करती है। परी जैसी बच्ची दरबार में आई और उसने अकबर को सलाम किया। सब लोग चकित रह गए। परी की परीक्षा। अकबर ने परी से सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 जादू की छड़ियां हो और तुम किसी को खुश करना चाहो तो क्या करोगी? परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक छड़ी आपको दे दूंगी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से पूरा राज्य खुश होता है। और दूसरी छड़ी अपने पास रखूंगी ताकि मैं फिर कभी किसी उदास इंसान को मुस्कुराहट दे सकूं। अकबर खुश हो गए। उन्होंने कहा, परी सच में जादुई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जादू तो इंसान की सोच, करुणा और चतुराई में होता है। यही परी का जादू है। हर इंसान के भीतर एक परी होती है, अगर वह दूसरों की मदद करने, सच्चाई बोलने और मुस्कुराने की ताकत रखता हो। कुछ महीने बीत गए थे। वह छोटी सी परी जिसे बीरबल दरबार में लाए थे, अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे नन्ही परी कहकर बुलाते और उसकी बुद्धिमानी के किस्से हर गली में सुनाई देते। अकबर की परेशानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तो वह परी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि लोग उससे सलाह लेने लगे हैं। कुछ दरबारी इसे पसंद नहीं कर रहे। क्या ये ठीक है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब प्रकाश आता है तो कुछ परछाइयां भी बनती हैं। लेकिन वह परी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। अकबर फिर भी उलझन में थे। उन्होंने परी को बुलवाया। परी की सच्चाई। अकबर ने परी से पूछा, क्या तुम सच में कोई जादू जानती हो? परी मुस्कराई और बोली, जहांपनाह, मेरा जादू आपकी ही दुनिया से आया है, बीरबल से सीखा है। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, सबकी बात ध्यान से सुनती हूँ और हर किसी की मदद करने की कोशिश करती हूँ। यही मेरा जादू है। उसी वक्त एक दरबारी जो परी से ईर्ष्या करता था, बोला, जहांपनाह, अगर यह सच में परी है तो इसे किसी असली चुनौती का हल निकालने दीजिए। बीरबल ने कहा, अवश्य। एक किसान दरबार में आया। उसकी समस्या यह थी, मेरे खेत में हर साल पानी रुक जाता है, लेकिन सिर्फ उस हिस्से में जहां मैं गेहूं बोता हूं। कारण समझ नहीं आता। सब दरबारी चुप। तब परी ने पूछा, क्या आप हर बार वही बीज बोते हैं? किसान ने कहा, हाँ। परी ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, शायद आपके बीज पुराने हो चुके हैं। उनमें ताकत नहीं बची और जमीन उसे पहचान गई है। नया बीज लाकर देखिए। बीरबल ने कहा, वाह, सच्चाई और समझदारी का यही तो मेल है, यही असली जादू है। अकबर बोले, बीरबल, यह परी तो हमारे राज्य की सच्ची रोशनी बन गई है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जब आप अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हर कोई परी बन सकता है, उम्र, जात या कपड़ों से नहीं, बल्कि सोच से।
ज्ञान, समझदारी और दया, यही असली जादू है जो दुनिया बदल सकता है। बीरबल की मदद से नन्ही परी अब पूरे राज्य में आदर्श बन चुकी थी। लोग उससे सलाह लेते और वह हमेशा दया, समझदारी और सच्चाई से सबका दिल जीत लेती। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। साजिश। राज्य में एक मंत्री था, नाम था जाफर खान। उसे पसंद नहीं था कि एक अनाथ बच्ची इतनी लोकप्रिय हो जाए। उसने सोचा, अगर ये परी हीरो बनती रही तो हम जैसे लोग कौन पूछेगा। अब इसे सबक सिखाना होगा। जाफर खान ने एक चाल चली। उसने राज्य के खजाने से एक कीमती हीरे का हार चुराया और चुपके से नन्ही परी की झोपड़ी में रखवा दिया। सुबह दरबार में ऐलान हुआ, राजकोष से बादशाह की मां का हार चोरी हो गया है। जिसने चुराया है वह देशद्रोही है। जब तलाशी हुई तो हार परी के पास मिला। सब दंग रह गए। अकबर का गुस्सा। अकबर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबूत सामने था। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर यह सच है तो सजा तो देनी होगी। परी चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया, पर मैं जानती हूं सच छुप नहीं सकता। बीरबल की वापसी। बीरबल दरबार में नहीं थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो सीधे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं असली चोर को सामने लाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज रात मैं उस हार को वापस उसके असली मालिक तक पहुंचते देखूंगा, बिना किसी को बताए। उन्होंने राज्य के सभी बड़े दरबारियों को एक ही कमरे में रखा और कहा, इस कमरे में एक जादुई धुआं छोड़ा जाएगा। जो चोर होगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। अगले दिन सुबह सबके हाथ साफ थे, सिवाय जाफर खान के। वो डर के मारे रात भर हाथ धोता रहा, पर बीरबल ने पहले ही उस पर काजल लगा दी थी। अब सब समझ गए कि असली चोर वही था। न्याय और सम्मान। अकबर ने जाफर को सजा दी और सबके सामने कहा, जो चुपचाप सहन करता है वह कमजोर नहीं बल्कि सबसे ताकतवर होता है। उन्होंने परी को राज्य की ज्ञानदूत की उपाधि दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, परी न थी कोई जादूगरनी, न स्वर्ग से उतरी देवी, वह तो बस एक इंसान थी जिसमें सच और सहन शक्ति का प्रकाश था। सच्चाई कभी हारती नहीं। चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, अच्छाई हमेशा उजाले की तरह उभर कर सामने आती है। पिछली कहानी में परी ने अपनी सच्चाई और धैर्य से खुद को निर्दोष साबित किया और अब वो पूरे राज्य की प्रिय बन चुकी थी। बादशाह अकबर ने उसे ज्ञानदूत का दर्जा दिया था, लेकिन अब एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, इस बार राज्य से बाहर। एक खतरे की घंटी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य विजयनगर से संदेश आया। वहां के राजा वीरेंद्र बहुत गुस्से में थे। उन्होंने लिखा, अकबर, तुम्हारे राज्य से भेजे गए व्यापारियों ने हमारे सैनिकों से बदतमीजी की है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो युद्ध तय है। अकबर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बीरबल से सलाह ली। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर तलवार से पहले समझदारी भेजी जाए तो खून नहीं बहता। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया। परी को दूत बनाकर विजयनगर भेजा जाए। शांति की यात्रा। परी को राजकीय हाथी पर सवार कर रवाना किया गया। साथ में बीरबल ने उसे एक खास चीज दी, एक पत्थर की चुपड़ी हुई थाली, और कहा, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना।
परी ने पूछा नहीं, बस सर हिला दिया। विजयनगर का दरबार। राजा वीरेंद्र ने जब देखा कि माफी मांगने कोई सेनापति नहीं बल्कि एक बच्ची आई है, तो पहले तो वो हंसने लगा। क्या अकबर को कोई मर्द नहीं मिला? एक बच्ची भेज दी। परी शांत रही। उसने वो पत्थर की थाली राजा के सामने रख दी और कहा, जहां अनाज न हो वहां थाली कैसी भी हो भूख नहीं मिटा सकती। उसी तरह जहां समझदारी न हो वहां युद्ध भी समस्या का हल नहीं है। राजा चौंक गया। उसने पूछा, ये बात तो कोई बड़ा भी नहीं कह पाता। तुम कौन हो? परी बोली, मैं वो हूं जो तलवार नहीं सवालों से लड़ती है। शांति का बीज। परी ने व्यापारी घटना का सच बताया कि वह एक गलतफहमी थी और कुछ सैनिकों ने खुद उन्हें धमकाया था। जब उसने गलती करने वाले व्यापारियों को सजा देने का वादा किया और सैनिकों को सम्मान से पत्र भेजा तो राजा वीरेंद्र शांत हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में परी हो। आज तुमने मुझे दिखाया कि असली ताकत उम्र में नहीं सोच में होती है। वापसी और सम्मान। जब परी लौटकर आई तो पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे। अकबर ने कहा, तुम नन्ही हो पर तुम्हारी बातें बड़े बड़ों की सोच से ऊपर हैं। बीरबल बोले, परी अब सिर्फ नाम नहीं एक पहचान बन गई है उन सभी के लिए जो बुद्धि, दया और साहस से काम लेते हैं। युद्ध लड़ने से पहले बात करने की कोशिश कीजिए। समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। और कभी किसी को छोटा न समझो, कभी कभी नन्हे होठों से सबसे बड़ी बातें निकलती हैं। पिछली कहानी में परी ने अपनी चतुराई और दया से एक युद्ध टाल दिया और अब उसे न सिर्फ अकबर के राज्य बल्कि आसपास के इलाकों में भी सम्मान मिलने लगा था। मगर परी अब केवल दूत नहीं रहना चाहती थी, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो आने वाले समय को बेहतर बनाए। एक नई सोच का बीज। एक दिन बीरबल ने परी से पूछा, अब तुम क्या करना चाहती हो? परी बोली, मैं अब सिर्फ लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाना चाहती। मैं चाहती हूं कि लोग खुद अपनी सोच से समस्याएं सुलझाना सीखें। मुझे बच्चों को सिखाना है सोचने की आजादी, सच्चाई की ताकत और दया का महत्व। बीरबल की आंखें चमक उठीं। तो अब समय है परी की पाठशाला खोलने का। परी की पाठशाला। राजा अकबर ने एक सुंदर बगीचे के पास जमीन दी। वहीं बनी एक सादी लेकिन सुंदर पाठशाला। बिना ऊंची दीवारों के, बिना डर के सवाल पूछने की आजादी के साथ। हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के बच्चों के लिए खुली। पाठशाला का नियम था, कोई रटाई नहीं। सोचो, समझो, पूछो। अजीब सवाल, अनोखे जवाब। परी रोज बच्चों से ऐसे सवाल पूछती जो किताबों में नहीं होते। अगर तुम राजा होते और तुम्हें भूख लगी होती तो क्या पहले खाते या पहले राज्य का हाल पूछते? एक बच्ची बोली, पहले राज्य का हाल पूछती, क्योंकि अगर जनता भूखी हो तो राजा का पेट भरा भी खाली होता है। परी ने ताली बजाई और कहा, यही है असली शिक्षा। एक परीक्षा। एक दिन एक बच्चा रोता हुआ आया। उसके घर के पास सांप निकल आया था। मोहल्ले वाले डरे हुए थे। परी ने बच्चों से पूछा, क्या हम डरकर भागे या सोचकर हल निकालें? बच्चों ने मिलकर योजना बनाई, कैसे सुरक्षित दूरी से सांप को हटाया जाए और एक जहरीले जानवर को बिना मारे जंगल में छोड़ा जाए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, ये कोई मामूली पाठशाला नहीं, ये भविष्य की पाठशाला है। राजा की घोषणा। अकबर ने परी को राजकीय गुरु घोषित कर दिया और कहा, जो देश सोचने वाले बच्चों को देता है वही असली महानता को जन्म देता है।
शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सोचने, समझने और जीने के तरीकों से आती है। जो बच्चों को सही सवाल पूछना सिखा दे वही सच्चा शिक्षक है। पिछले भाग में परी ने अपनी समझदारी और साहस से विजयनगर राज्य में शांति स्थापित की थी। उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा ने उसे अकबर के दरबार में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। अब वह न केवल अकबर की प्रिय सलाहकार थी बल्कि राज्य भर में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी थी। नया संकट, दरबार में उलझन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा मामला प्रस्तुत हुआ। दो व्यापारी भाई अली और हसन अपने पिता के साथ दरबार में आए। उनके पिता ने बताया कि अली बहुत मेहनती और जिम्मेदार है जबकि हसन आलसी और लापरवाह है। अब वह चाहते थे कि बीरबल यह निर्णय ले कि कौन भाई दुकान की देखभाल करेगा और कौन गोदाम की। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस उलझन का क्या हल निकालोगे? बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हसन दुकान की देखभाल करे और अली गोदाम की? व्यापारी ने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? हसन तो आलसी है, वह दुकान की देखभाल कैसे करेगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, इसीलिए मैं यही सुझाव दे रहा हूं। अगर हसन दुकान की देखभाल करेगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। वहीं अली गोदाम की देखभाल करेगा जहां उसे अपनी मेहनत दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और दोनों भाइयों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दीं। कुछ महीनों बाद व्यापारी दरबार में आए और बीरबल से कहा, जहांपनाह, आपके सुझाव ने हमारे परिवार में बदलाव ला दिया है। हसन अब जिम्मेदार हो गया है और अली ने गोदाम की देखभाल में निपुणता दिखाई है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने इस परिवार को एक नई दिशा दी है। परी की शिक्षा, सोचने की स्वतंत्रता। परी ने अपनी पाठशाला में बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता दी थी। वह उन्हें सवाल पूछने, समस्याओं का समाधान खोजने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, अगर तुम राजा होते और तुम्हें एक दिन के लिए शासन करने का अवसर मिलता तो तुम क्या बदलाव लाते? एक बच्चे ने कहा, मैं सभी को समान अधिकार देता। दूसरे ने कहा, मैं शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाता। परी ने उनकी बातों को सुना और कहा, तुम सभी ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। यही सोच और समझदारी भविष्य को बेहतर बनाएगी। परी की चतुराई, दरबार में एक और परीक्षा। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला प्रस्तुत हुआ। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसके माल की चोरी हुई है और उसने एक कर्मचारी को दोषी ठहराया है। कर्मचारी ने अपनी सफाई में कहा कि वह निर्दोष है और किसी ने उसे फंसाया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस मामले का क्या हल है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है जो इस कर्मचारी की चोरी को साबित करता हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने ही चोरी की है। बीरबल ने कर्मचारी से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? कर्मचारी ने कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। हमें निष्पक्ष जांच करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद यह पता चला कि व्यापारी का माल कहीं और से चोरी हुआ था और उसने कर्मचारी को फंसाने की कोशिश की थी। अकबर ने व्यापारी को सजा दी और कर्मचारी को बरी किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और निष्पक्षता ने इस मामले का सही समाधान निकाला। निष्पक्षता और समझदारी की महत्ता।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मामले में निष्पक्षता और समझदारी से काम लेना चाहिए। बिना ठोस साक्ष्य के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। परी और बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति में निष्पक्ष और समझदारी से काम लेना चाहिए। परी ने अपनी पाठशाला के जरिए बच्चों में सोचने और सवाल पूछने की आजादी को बढ़ावा दिया था। उसने दरबार में भी चतुराई से कई कठिन मामलों को सुलझाया। अब वह केवल नन्ही परी नहीं बल्कि राज्य की सत्य की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन अब जो चुनौती आने वाली थी वो न केवल कठिन थी बल्कि परी के चरित्र और साहस की असली परीक्षा लेने वाली थी। अध्याय एक रहस्यमय शिकायत। एक दिन एक साधारण महिला सुल्ताना रोती हुई दरबार में आई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं राज्य के एक छोटे गांव से आई हूं। मेरे खेत के पास एक जमींदार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैंने उसकी शिकायत दी पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे डराया भी जा रहा है। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या यह मामला हमारे पास पहले आया? मुख्यमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, शायद यह शिकायत नीचे के स्तर पर रुक गई हो। बीरबल ने परी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है यह मामला हमारी परी को सौंपना चाहिए। अध्याय 2 छानबीन। परी अगले ही दिन सुल्ताना के गांव पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि जमींदार शेख नवाज बहुत रसूखदार व्यक्ति था। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कहते थे। परी ने कहा, अगर डर के कारण सच नहीं बोला जाएगा तो अन्याय और बढ़ेगा। मैं यहां किसी को डराने नहीं, सच्चाई खोजने आई हूं। वह खुद उस खेत तक गई। वहां जमींदार के नौकर खड़े थे। यह खेत किसका है? परी ने पूछा। नौकर चुप। तभी एक बुजुर्ग किसान बोला, ये खेत पहले सुल्ताना के पिता का था, लेकिन रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके शेख नवाज ने कब्जा कर लिया। अध्याय 3 कागज बनाम गवाही। परी ने जमींदार को बुलाया। वह अपने साथ दस्तावेज लाया, नकली कागजात। परी ने दरबार में लौटकर बीरबल से बात की। अगर हम सिर्फ कागज देखें तो न्याय नहीं कर पाएंगे। क्या हम कुछ और रास्ता नहीं निकाल सकते? बीरबल ने कहा, कभी कभी सच की सबसे बड़ी गवाही मिट्टी देती है। उन्होंने आदेश दिया कि खेत की मिट्टी की जांच हो, कौन से हिस्से में किस फसल के बीज सबसे लंबे समय तक बोए गए थे। जांच में पता चला कि खेत के जिस हिस्से पर नवाज दावा कर रहा था वहां कई वर्षों से अलग अलग किसानों के फसल रिकॉर्ड थे, जबकि जमींदार का नाम कहीं नहीं था। अध्याय 4 फैसला। अकबर ने कहा, जमींदार झूठे दस्तावेज लेकर आया, लेकिन परी की समझ ने सच्चाई को जमीन से निकाल लिया। शेख नवाज से जमीन वापस लेकर सुल्ताना को लौटा दी गई। अकबर बोले, परी ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई किसी दस्तावेज की मोहताज नहीं, वह जमीन, लोग और नियत में रहती है। परी की बात। दरबार के अंत में परी ने कहा, जहां आवाज नहीं उठाई जाती वहां अन्याय गहराता है, और जहां किसी एक की आवाज भी सुनी जाती है वहां न्याय की जड़ें जमती हैं। सच्चाई दब सकती है, मिट नहीं सकती। न्याय के लिए बोलना जरूरी है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो। तथ्य केवल कागजों में नहीं, अनुभव और जमीन में भी बसते हैं। परी ने साहस, बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता से जमींदार के अन्याय को उजागर किया। अब वह पूरे राज्य में सत्य और न्याय की आवाज बन चुकी थी। लेकिन अब परी को ऐसी परीक्षा का सामना करना था जिसमें सच बोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार बात थी अपने किसी बहुत करीबी की। अध्याय 1 नई शिकायत। दरबार में एक दिन एक बुजुर्ग दरबारी रईस खां ने शिकायत की।
जहां पनाह, मेरे घर से एक कीमती पुस्तक चोरी हो गई है। यह पुस्तक मेरे पूर्वजों की विरासत है। मेरे संदेह के अनुसार चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि राज्य के भीतर से ही कोई है। अकबर ने दरबार में जांच का आदेश दिया और यह जिम्मेदारी दी परी को। सभी चौकन्ने थे, लेकिन परी के लिए यह मामला तब और मुश्किल हो गया जब गुप्त जांच में सामने आया कि शक बीरबल के पुराने शिष्य अर्जुन पर जा रहा है, जो अब परी की पाठशाला में शिक्षक था। अध्याय 2, दो रास्ते। परी स्तब्ध रह गई। अर्जुन वही व्यक्ति था जिसने बचपन में उसे शिक्षा दी थी, उसे दुनिया से डरना नहीं, सवाल पूछना सिखाया था। अब वही अर्जुन अगर दोषी हो तो क्या परी न्याय करेगी? बीती रात वह सोचती रही, अगर मैं अर्जुन को बचा लूं तो मेरी अंतरात्मा मुझे माफ नहीं करेगी। अगर मैं सच बोलूं तो मैं अपने मार्गदर्शक को खो सकती हूं। अध्याय 3, सच की तलाश। परी ने खुद अर्जुन से बात की। परी, गुरुजी, क्या आप सचमुच उस पुस्तक के लिए जिम्मेदार हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन मेरे पास वो पुस्तक है। मैं इसे सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि रईस खां इसे विदेशी व्यापारियों को बेच देंगे। अब मामला और उलझ गया। चोरी नहीं थी, लेकिन बिना इजाजत किताब ले जाना भी अपराध था। अध्याय 4, दरबार में दो पक्ष। अब दरबार में दो पक्ष थे। एक रईस खां, जिनका दावा था कि किताब उनके परिवार की अमानत है। दो अर्जुन, जो कहते थे कि वह किताब को राज्य की धरोहर मानते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा चाहते थे। परी ने अकबर से अनुमति मांगी कि वह जनता के बीच जाकर पूछे कि किताब किसकी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की या पूरे राज्य की। अकबर ने अनुमति दी। अध्याय 5, जनता का न्याय। परी ने शहर और गांवों में लोगों से पूछा, क्या ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक किसी परिवार की होनी चाहिए या राज्य की? लोगों ने एक स्वर में कहा, जो चीज ज्ञान और इतिहास की धरोहर है वह पूरे राज्य की है। अध्याय 6, फैसला। परी दरबार में लौटकर बोली, जहां पनाह, अर्जुन ने बिना अनुमति पुस्तक ली, यह गलत है। लेकिन उसके इरादे राज्य के हित में थे और जनता का निर्णय है, वह पुस्तक अब एक व्यक्ति की नहीं, पूरे राज्य की धरोहर है। अकबर ने फैसला सुनाया। अर्जुन को चेतावनी दी गई कि भविष्य में कोई भी कदम राज्य की अनुमति से ही उठाए। पुस्तक को राजकीय पुस्तकालय में रखवाया गया, जहां हर कोई उसे पढ़ सके। अर्जुन ने परी की ओर देखा, मुस्कराया और कहा, आज तुम मेरी नहीं, सच की शिष्या बन गई हो। मैं गर्वित हूं। न्याय तब सच्चा होता है जब वह अपनों के लिए भी उतना ही कठोर हो जितना परायों के लिए। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं, लेकिन वही रास्ता सबसे ऊंचा होता है। कभी कभी सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने ही आदर्शों की कसौटी पर खुद को परखना पड़ता है। पिछले भाग में परी ने अपने गुरु अर्जुन की चोरी की झूठी आरोप से रक्षा की थी, यह साबित करते हुए कि उसके इरादे नेक थे। अब वह राज्य में न्याय, सत्य और साहस की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई, जो न केवल परी की समझदारी की परीक्षा थी, बल्कि उसकी साहसिकता और नेतृत्व क्षमता की भी कसौटी थी। अध्याय 1, राज्य से बाहर की चुनौती। एक दिन दरबार में एक व्यापारी मीर हुसैन आया और उसने कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य के सीमावर्ती गांवों में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग बुखार, कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान क्या सुझाते हो?
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि मानसिकता और विश्वास का भी है। मैं परी को इस समस्या की जांच करने के लिए भेजता हूं। परी ने बीरबल की बात मानी और मीर हुसैन के साथ सीमावर्ती गांवों की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 2 गांवों की स्थिति। गांवों में पहुंचने पर परी ने देखा कि लोग डर और अंधविश्वास में जी रहे थे। किसी ने कहा कि यह बीमारी देवता की नाराजगी के कारण है, तो किसी ने कहा कि यह किसी शाप का परिणाम है। लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे और कोई भी एकजुट होकर समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा था। परी ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पाया कि बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं था, बल्कि यह सब डर और मानसिकता का परिणाम था। अध्याय 3 समाधान की दिशा। परी ने गांव के लोगों से कहा, यह बीमारी आपके डर और विश्वासों का परिणाम है। अगर हम मिलकर इसे दूर करने का प्रयास करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि एकजुटता, सकारात्मक सोच और स्वच्छता से वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने उन्हें योग, प्राणायाम और सही आहार के बारे में भी बताया। धीरे धीरे लोग एकजुट होने लगे और उन्होंने परी की सलाहों का पालन करना शुरू किया। अध्याय 4 सुधार की प्रक्रिया। कुछ ही दिनों में गांवों में सुधार दिखने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे, डर कम हुआ और एकजुटता बढ़ी। परी ने देखा कि मानसिकता में बदलाव और सकारात्मक सोच ने बीमारी को हराया था। वह बीरबल के पास लौट आई और उसने अकबर को बताया कि समस्या का समाधान केवल चिकित्सा से नहीं बल्कि मानसिकता और विश्वासों में बदलाव से हुआ है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मानसिकता और विश्वास किसी भी समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होता है। एकजुटता और सकारात्मक सोच किसी भी संकट का समाधान कर सकती है। परी अब केवल एक बच्ची नहीं रही, वह अब ज्ञान, न्याय और नैतिकता की मिसाल बन चुकी है। उसकी पाठशाला अब कई राज्य तक फैली है और वह विशेष समस्याओं के समाधान के लिए एक राजकीय दूत के रूप में नियुक्त है। लेकिन अब उसके सबसे करीबियों में से एक, जो हमेशा उसके साथ रहा था, शक के घेरे में है। अध्याय 1 एक रहस्यमय प्रस्ताव। दरबार में एक नया मंत्री शामिल होता है। नाम था सैयद इमरान, पढ़ा लिखा, तेज और अत्यंत प्रभावशाली। वह हर मसले में अकबर को नई दिशा देता और धीरे धीरे वह दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता। एक दिन इमरान ने सुझाव दिया, जहांपनाह, राज्य में टैक्स प्रणाली में सुधार जरूरी है। हम ग्रामवासियों पर नए कर लागू करें ताकि राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो। कुछ दरबारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन इमरान ने उन्हें चुप करा दिया। बीरबल, जो उस समय बाहर थे, लौटे और बोले, जहांपनाह, यह निर्णय बहुत जल्दबाजी का है। हमें पहले जनता की स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। इमरान ने तुरंत कहा, बीरबल अब बूढ़े हो चुके हैं, निर्णय लेने में धीमे हैं। हमें युवा सोच की जरूरत है। अकबर चुप रहे, लेकिन उन्होंने कहा, इस मामले में अंतिम रिपोर्ट परी तैयार करेगी। अध्याय 2 छानबीन की शुरुआत। परी ने गांवों का दौरा शुरू किया। जहां भी वह जाती, उसे एक ही बात सुनने को मिलती, नए मंत्री बहुत कठोर हैं। उन्होंने टैक्स वसूली के नाम पर जमीनें जब्त कर ली, जानवर ले लिए और कुछ किसानों को बंदी बना लिया गया। परी ने सब कुछ लिखा, प्रमाण इकट्ठे किए और लौटकर दरबार में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सैयद इमरान पर गंभीर आरोप थे। अध्याय 3 साजिश का जाल। इमरान मुस्कराया और बोला,
परी, तुम्हारी बातें अब बच्चों जैसी नहीं लगती बल्कि राजनीतिक चाल लगती हैं। वह आगे बढ़ा और एक धमाका किया। मैं साबित कर सकता हूं कि परी स्वयं राज्य के खिलाफ गुप्त पत्र लिख रही है। ये रहे प्रमाण। उसने कुछ चिट्ठियां पेश कीं, जिन पर परी की मुहर और हस्ताक्षर थे, जिनमें लिखा था कि परी राज्य की नीतियों के विरुद्ध है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, यह झूठ है। परी ऐसा नहीं कर सकती। इमरान, अगर ऐसा है तो परी को इन पत्रों की सत्यता को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा, सार्वजनिक रूप से। अध्याय 4, परी का परीक्षण। परी जानती थी कि वह निर्दोष है, लेकिन चिट्ठियां बेहद असली लग रही थीं। इमरान ने किसी तरह उसकी मुहर और लेखनी की नकल की थी। परी को दो रास्ते दिए गए। एक, राजनीति छोड़ दे और अपनी पाठशालाओं को सीमित कर दे। दो, या फिर एक सार्वजनिक परीक्षण का सामना करे, जहां उसकी निष्ठा की परख जनता और दरबार दोनों करेंगे। परी ने कहा, मैं सत्य हूं और सत्य परीक्षा से डरता नहीं। अध्याय 5, सत्य की अग्नि परीक्षा। एक खुला दरबार लगाया गया। परी को सामने बुलाया गया और उसके सामने वे चिट्ठियां रखी गईं। परी ने जनता से कहा, अगर मैंने ये लिखा है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं तो आज यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं, हर सच्चे इंसान की आवाज का होगा। बीरबल ने विशेष विद्वानों को बुलाया, जो लेखन और स्याही की जांच कर सकते थे। 3 दिनों की जांच के बाद निष्कर्ष आया। चिट्ठियां नकली थीं। हस्ताक्षर और मुहर की हूबहू नकल की गई थी। बीरबल ने कहा, यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिससे न सिर्फ परी बल्कि पूरे राज्य की नैतिकता पर वार किया गया। अकबर ने इमरान को तुरंत बंदी बना लिया। अध्याय 6, नई रोशनी। अकबर ने पूरे दरबार और राज्य के सामने कहा, आज परी ने फिर साबित किया कि सच्चाई कितनी भी बड़ी साजिशों में क्यों न फंसी हो, अंततः सामने आ ही जाती है। उन्होंने परी को राज्य की सर्वोच्च नैतिक प्रतिनिधि की उपाधि दी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, परी अब केवल एक नाम नहीं, अब वह एक सिद्धांत बन गई है जो हर युग को रास्ता दिखाएगा। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आप सच्चे हैं तो बोलिए, क्योंकि झूठ के महल लंबे नहीं टिकते। राजनीति, सत्ता और चालें सब समय के सामने झुकती हैं, लेकिन सच्चाई समय से ऊपर होती है। एक नन्ही परी भी पूरे राजदरबार को झुका सकती है, अगर उसका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। परी ने अपने चरित्र, बुद्धि और साहस से दरबार की सबसे बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। उसने साबित किया कि सच्चाई की जीत होती है। अब दरबार में परी की जगह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी है, और अकबर ने उससे पूछा है कि क्या वह राज्य का नेतृत्व करना चाहेगी। अध्याय 1, प्रस्ताव। एक दिन अकबर ने परी को बुलाया। परी, तुमने राज्य में जो न्याय और ज्ञान का दीप जलाया है, वह अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम राज्य की राजनीति में आओ और इसे और बेहतर बनाओ। क्या तुम हमारे साथ चलोगी और राज्य की अगुवाई करोगी? परी ने थोड़ा सोचा। अध्याय 2, परी का मन। परी का दिल शिक्षा और बच्चों की सेवा में बसा था। वह बोली, जहां पनाह, मैं शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलना चाहती हूं। राज सिंहासन पर बैठना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य ज्ञान फैलाना है। क्या मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहकर ज्यादा प्रभावी हो सकती हूं? अध्याय 3, निर्णय की घड़ी। अकबर ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य नेक है, लेकिन याद रखो, एक राजा भी शिक्षा को दिशा दे सकता है। तुम्हारा चुनाव तुम्हारा अधिकार है। परी ने कई दिन सोचा। उसने बीरबल से सलाह मांगी।
बीरबल ने कहा, राजनीति में आना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम वहां सही रहोगी तो समाज में बड़ा बदलाव कर सकती हो। वहीं शिक्षा का पथ भी उत्तम है, लेकिन उसका प्रभाव धीमा हो सकता है। अध्याय 4 शिक्षा का महत्व। परी ने अपनी पाठशाला के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन बच्चों ने उसे बताया कि उनके जीवन में शिक्षा ने क्या बदलाव लाया है। परी ने महसूस किया कि छोटे छोटे कदम भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। अध्याय 5 जवाब। अंततः परी अकबर से मिली और बोली, जहां पनाह, मैं आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, लेकिन मैं शिक्षा के मार्ग पर ही चलना चाहती हूं। वहां से मैं समाज के लिए सच्चे और स्थायी बदलाव ला सकूंगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और स्पष्टता के लिए तुम्हें सम्मान। तुम सचमुच अपने क्षेत्र की मिसाल हो। परी ने फैसला किया था कि वह शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाएगी। अब वह अपनी पाठशाला को पूरे राज्य से बाहर भी फैलाने वाली थी, जहां बच्चों को न्याय, ज्ञान और सोचने समझने की आजादी दी जाती थी। अध्याय 1 नई भूमि की खोज। परी ने बीरबल से कहा, हमारी पाठशाला बहुत से गांवों और शहरों तक पहुंची है, पर अब हमें दूरदराज के इलाकों में भी जाना होगा, जहां लोग शिक्षित नहीं हैं और अन्याय फैला हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा उद्देश्य महान है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और साथ मिलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। अध्याय 2 पहाड़ी गांव की चुनौती। वे दोनों एक दूरदराज के पहाड़ी गांव पहुंचे जहां शिक्षा का अभाव था और लोग कुप्रथाओं में फंसे हुए थे। गांव के मुखिया ने कहा, हमारे यहाँ लड़कियां स्कूल नहीं जाती और जातिगत भेदभाव बहुत गहरा है। परी ने गांव वालों से बातचीत की और कहा, शिक्षा से ही हम इन कुप्रथाओं को तोड़ सकते हैं। मैं अपनी पाठशाला यहाँ खोलना चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अध्याय 3 विश्वास का बीज। शुरुआत में गांव वाले संदेह करते थे, पर धीरे धीरे जब परी ने बच्चों के लिए खेल, कहानी और ज्ञान के नए तरीके लाए, तो बच्चों के माता पिता भी सहमत होने लगे। परी ने खासकर लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दिया। अध्याय 4 न्याय का संदेश। परी ने गांव के युवाओं को न्याय की महत्वता समझाई। उसने कहा, न्याय का मतलब है सभी के साथ बराबरी, चाहे जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। जब हम न्याय करेंगे तभी समाज में शांति होगी। युवाओं ने परी की बातों को दिल से स्वीकार किया और गांव में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। अध्याय 5 बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों में गांव में शिक्षा और समानता का माहौल बन गया। लड़कियां स्कूल जाने लगीं, जातिगत भेदभाव कम हुआ और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। परी और बीरबल ने महसूस किया कि शिक्षा और न्याय की मशाल दूर दूर तक पहुंच रही है। बीरबल और मधुमक्खी की चालाकी। एक बार बादशाह अकबर के बाग में बहुत सारी मधुमक्खियां आ गईं और उन्होंने वहां के फूलों पर डेरा जमा लिया। अब जब बादशाह टहलने बाग में गए तो एक मधुमक्खी ने उन्हें डंक मार दिया। बादशाह बहुत नाराज हुए और बोले, जिसने मुझे डंका मारा उसे पकड़कर सजा दो। अब यह कैसे संभव था? एक मधुमक्खी को पकड़ना आसान नहीं था। सारे दरबारी चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब बताओ कौन सी मधुमक्खी दोषी है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, दोषी तो जरूर सजा पाएगी, मगर पहले मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल कुछ देर बाद वापस आए, अपने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लेकर। उन्होंने डिब्बे को खोला और वहां से कुछ शहद निकालकर पास के एक पत्थर पर रख दिया।
धीरे धीरे कई मधुमक्खियां वहां आने लगीं। बीरबल ने इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, जो मधुमक्खी सबसे पहले आई है वही सबसे चालाक है और वही डंक मारने वाली होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मधुमक्खी से भी ज्यादा चतुराई दिखाई। फिर अकबर ने बीरबल को इनाम में एक रेशमी वस्त्र और 100 सोने की मुद्राएं दी। बुद्धिमानी और शांत दिमाग से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको और बीरबल की जानवरों से जुड़ी कहानियां चाहिए तो बताइए, मैं और सुनाऊं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक एक मधुमक्खी आई और अकबर को डंक मार दिया। अकबर चिल्ला उठे, हाय, ये किसने मारा? दरबारी दौड़े आए। सबने चारों ओर देखा लेकिन कोई मधुमक्खी नजर नहीं आई। अकबर बहुत नाराज हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, जिसने मुझे डंक मारा है उसे पकड़ो और सजा दो। अब सब दरबारी परेशान हो गए। किसी को नहीं पता था कि किस मधुमक्खी ने डंक मारा है। अकबर बोले, अगर कोई मुझे सही उत्तर नहीं देगा तो सबको दंड मिलेगा। अब सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का समाधान। बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, जहां पनाह, मैं उस अपराधी मधुमक्खी को पकड़ सकता हूं, मगर मुझे थोड़ी तैयारी की इजाजत दें। अकबर ने मंजूरी दी। बीरबल गए और एक पत्थर पर थोड़ा सा शहद लगाकर वहीं पास रख दिया। कुछ समय बाद वहां कई मधुमक्खियां उड़ती हुई आईं और शहद पर मंडराने लगीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, जो सबसे पहले आई वही सबसे चालाक और शायद वही दोषी है। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारा तरीका तो अनोखा है। सजा देने से अच्छा है कि हम माफ कर दें, आखिर वो एक छोटी सी मधुमक्खी ही थी। अकबर खुश हो गए और बीरबल को इनाम में एक कीमती चादर और 100 सोने की मुद्राएं दीं। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति हर मुश्किल को आसान बना सकता है। बीरबल ने शहद से मधुमक्खियों को बुलाकर अकबर की नाराजगी को चतुराई से शांत कर दिया था। लेकिन इस कहानी में बात उल्टी हो गई। कुछ दिन बाद बीरबल सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब बात देखी। बहुत सारी मधुमक्खियां उनके चारों ओर मंडरा रही थीं, मानो कुछ कहना चाहती हों। एक मधुमक्खी आकर बीरबल के कान के पास फड़फड़ाई और हल्का सा डंक मारा। बीरबल चौंक गए, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो समझ गए ये कोई संदेश है। वो बोले, भे मधुमक्खियों, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तभी एक मधुमक्खी एक सूखे फूल की पंखुड़ी लाकर उनके सामने गिरा देती है। बीरबल समझ गए मामला अकबर के बाग से जुड़ा है। दरबार में शिकायत। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, कल कुछ खास मेहमान मुझसे मिलने आए थे। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल बोले, मधुमक्खियां, और उन्होंने आपसे एक शिकायत भेजी है। अकबर चौंके, मुझसे? कैसी शिकायत? बीरबल ने कहा, आपके बाग में अब फूल नहीं बचे। माली ने ज्यादा छंटाई कर दी है, जिससे मधुमक्खियां भूखी हैं। वो इसलिए आपके पास बार बार आ रही थीं। अकबर ने माली को बुलाया और पूरी बात समझी। पता चला सच में बाग की छंटाई ज्यादा कर दी गई थी। बादशाह ने आदेश दिया कि बाग में नए फूल लगाए जाएं और मधुमक्खियों के लिए एक विशेष क्षेत्र छोड़ा जाए जहां वे शांति से रहें। पुरस्कार फिर से। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो जानवरों की भी भाषा समझ ली।
और उन्होंने बीरबल को एक चांदी का लोटा और रेशमी पगड़ी इनाम में दी। प्रकृति भी बोलती है, जरूरत है तो सिर्फ ध्यान और समझ की। बहुत बढ़िया। अब पेश है मधुमक्खी और बीरबल भाग 3 दरबार में दूत। एक मजेदार कल्पना और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी। पिछली बातों का संक्षेप। बीरबल ने पहले अकबर को मधुमक्खियों के डंक से बचाया, फिर उनकी तरफ से शिकायत भी दरबार में रखी। अब मधुमक्खियां खुद अपना संदेश लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गई हैं। कहानी शुरू होती है। एक दिन जब अकबर दरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक छोटी सी डिब्बी एक सैनिक लाया। सैनिक बोला, जहां पनाह, यह डिब्बी महल के द्वार पर मिली है। उस पर लिखा है, हमारी आवाज सुनी जाए। अकबर चौंक गए। उन्होंने डिब्बी खोलने का इशारा किया। डरते डरते एक सेवक ने डिब्बी खोली और अंदर से निकली 4 जिंदा मधुमक्खियां। पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत कहा, यह बीरबल की कोई चाल लगती है। बुलाओ उसे। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल दरबार में आए और मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, ये मधुमक्खियां अब सिर्फ डंक नहीं मारती, अब ये संदेशवाहक भी बन चुकी हैं। अकबर ने पूछा, क्यों आई हैं ये मधुमक्खियां? बीरबल बोले, ये कह रही हैं कि उनके लिए जो फूलों का कोना आपने बनवाया था, वहां अब इंसान घुसने लगे हैं और माली अब भी कीटनाशक दवा छिड़क रहा है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बाग में मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र तय किया जाए। वहां फूलदार पौधे विशेष रूप से लगाए जाएं। कोई भी वहां बिना अनुमति के न जाए। अकबर का इनाम। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो अब जानवरों के वकील बन गए हो। और उन्होंने बीरबल को इनाम में एक सोने का कलमदान, इंकपॉट और एक खास दर्जी से सिला हुआ अंगरखा दिया। जो इंसान प्रकृति की आवाज सुन सकता है, वो सच में सबसे बुद्धिमान होता है। एक लंबी, रोमांचक और गूढ़ कहानी, जिसमें जान बचाने वाली दोस्ती है। पिछली घटनाओं की झलक। बीरबल ने अकबर को मधुमक्खियों के डंक से बचाया, फिर उनकी शिकायत दरबार में पहुंचाई और आखिरकार दरबार में उनके संदेशवाहक बनकर मधुमक्खियां खुद आ गईं। अब कहानी करवट लेती है। जब मधुमक्खी एक मूल्यवान रहस्य का दरवाजा खोलती है। कहानी शुरू होती है। एक रात बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में आई, जैसे कुछ जला हो या फिर किसी अजीब रसायन की गंध हो। बीरबल रुक गए। तभी एक मधुमक्खी उनके पास आई और उनके सिर के चारों ओर गोल गोल उड़ने लगी, मानो उन्हें किसी ओर ले जाना चाहती हो। बीरबल ने समझा, ये वही पुरानी मधुमक्खी है जिसे उन्होंने दरबार में इंसाफ दिलाया था। बीरबल बोले, ठीक है छोटी दोस्त, बताओ क्या बात है। मधुमक्खी उड़ती हुई बाग के उस हिस्से की ओर गई जो पीछे की ओर सुनसान रहता था। वहां पहुंचकर बीरबल को एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास मिट्टी खोदी गई थी। बीरबल ने ध्यान से देखा, वहां कुछ लोग चोरी छिपे खुदाई कर रहे थे। पास ही कुछ संदिग्ध बर्तन रखे थे, जिनमें शहद जैसा गाढ़ा तरल भरा था। गुप्त योजना का पर्दाफाश। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने तुरंत अपने 2 विश्वासपात्र सिपाहियों को बुलाया और चुपचाप वहां की निगरानी करने को कहा। रात होते होते वहां छिपे लोग निकले। वे महल के ही कुछ पुराने सेवक थे जो एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। योजना ये थी, बाग के कुएं के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसमें राजघराने का छिपा खजाना था।
वे लोग शहद का उपयोग करके सुरंग की मिट्टी को ढीला करते थे ताकि आवाज न हो और किसी को शक न हो। मधुमक्खियों को दूर रखने के लिए वे एक खास धुआं इस्तेमाल करते थे। यही धुआं बीरबल ने महसूस किया था। दरबार में न्याय। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी बात रखी। चोरों को पकड़ा गया और तहखाने की खुदाई के आदेश दिए गए। तहखाने में सच में एक पुराना खजाना निकला, कुछ हीरे, प्राचीन सिक्के और सुनहरे ग्रंथ जो अकबर के पूर्वजों के समय के थे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसी मधुमक्खी की ओर इशारा किया जो अब दरबार के ऊपर उड़ रही थी। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अगर कभी मेरी जान खतरे में हो तो लगता है तुम्हें बचाने इंसान नहीं, मधुमक्खियां आएंगी। बीरबल का पुरस्कार। अकबर ने आदेश दिया कि उस मधुमक्खी के लिए बाग में एक शहद वाटिका बनाई जाए और बीरबल को इनाम में दी गई एक सोने की मूर्ति जिस पर लिखा था, बुद्धि प्रकृति से दोस्ती करती है, और एक सम्मान पत्र, प्राकृतिक न्यायकर्ता। कभी कभी हमारे सबसे छोटे साथी ही सबसे बड़ा सच सामने लाते हैं। प्रकृति की रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या आप चाहेंगे कि इस श्रृंखला का अंतिम भाग, एक भावुक अंत जिसमें कृतज्ञता, दोस्ती और प्रकृति का संदेश समाया है? बीरबल ने एक मधुमक्खी के इशारों से राजमहल के पुराने खजाने का राज खोला, चोरों को पकड़ा और अकबर की प्रशंसा प्राप्त की। अब समय है उस मधुमक्खी के जीवन का अंतिम अध्याय और बीरबल की महान सोच का। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। महल के बाग में अब फूल कम थे और ठंडी हवाओं के कारण मधुमक्खियां धीरे धीरे अपने छत्ते में सिमटने लगी थीं। एक सुबह बीरबल ने देखा कि उनकी परिचित वफादार मधुमक्खी अब पहले जैसी सक्रिय नहीं रही। वो बाग के कोने में एक पत्ते पर बैठी थी, धीमी, थकी हुई, जैसे अब उसका समय पूरा हो चला हो। बीरबल उसके पास गए और धीमे स्वर में बोले, तुमने मुझे कई बार संकट से बचाया, सच्चाई दिखाई। अब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मधुमक्खी ने अपनी आखिरी ताकत से थोड़ा फड़फड़ाते हुए एक दिशा में उड़ने की कोशिश की, बाग के उस हिस्से की ओर जहां अब भी कुछ फूल खिले थे। बीरबल ने समझा, यह उसका अंतिम उड़ान है। अंतिम विदाई। बीरबल ने जल्दी से वहां कुछ फूल और थोड़ा शुद्ध शहद रखवाया। मधुमक्खी धीरे धीरे वहां पहुंची, एक बार फूल को छुआ, फिर वहीं बैठ गई, स्थिर। वो चली गई, प्रकृति की गोद में शांति से। बीरबल की आंखों में नमी थी। उन्होंने उस छोटे जीव को देखा जो न तो बोल सकता था, न लिख सकता था, पर जिसने एक मंत्री की तरह काम किया, एक दोस्त की तरह साथ निभाया। बीरबल का वचन। उस दिन दरबार में बीरबल ने एक खास घोषणा की, मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, प्रकृति का सम्मान करूंगा। पेड़ पौधे, मधुमक्खियां, पशु पक्षी, ये सब इस राज्य के नागरिक हैं और इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अकबर ने बीरबल की बात पर मुहर लगाई और आदेश दिया कि हर मोहल्ले में एक मधुमक्खी बाग होगा। छोटे बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाने के लिए बीरबल पाठशाला चलाई जाएगी और बीरबल की मित्र मधुमक्खी की याद में एक छोटा स्मारक पत्थर बाग में लगाया जाए जिस पर लिखा हो, जिसने बिना शब्दों के सत्य बताया। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत और समझदारी सिर्फ इंसानों में होती है, पर अगर हम प्रकृति से जुड़े तो वो हमारे सबसे सच्चे साथी बन जाती है। अकबर बादशाह और बीरबल की दोस्ती केवल राजा और मंत्री की नहीं थी, वह थी समझदारी, विश्वास और दिल की सच्ची साझेदारी। ये कहानी उनकी दोस्ती की गहराई को दिखाती है जब दोनों की परीक्षा हुई।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सबसे सच्चा साथी कौन होता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, ये बात तो समय ही बताता है। जब संकट आता है तब असली साथी की पहचान होती है। अकबर ने तुरंत चुनौती दी, अच्छा तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। मैं तुम्हें आज से दरबार से निकालता हूं और देखता हूं कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। बीरबल मुस्कराए, झुके और बोले, जैसी हुक्म। बीरबल की परीक्षा। अगले ही दिन यह ऐलान हो गया कि बीरबल अब मंत्री नहीं रहे। वो साधारण वस्त्र पहनकर शहर की गलियों में घूमते रहे। जो लोग पहले उन्हें सलाम करते थे अब मुंह फेरने लगे। बीरबल ने देखा, जिन्हें उन्होंने न्याय दिलाया था वे अब पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। रात में वे एक पुराने दोस्त के घर पहुंचे। उसने कहा, माफ करना बीरबल, मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। अब बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक गरीब आदमी आया जिसे बीरबल ने कभी दरबार में न्याय दिलाया था। उसने बीरबल को खाना दिया, अपने घर के बाहर चटाई बिछाई और बोला, आप मेरे राजा हो, चाहे महल में हो या सड़क पर। बीरबल की आंखों में आंसू थे। अकबर की आत्मग्लानि। इधर अकबर रात भर बेचैन रहे। उनके मन में यह विचार आया, मैंने अपने सबसे सच्चे साथी का अपमान किया। क्या कोई और होता जो मेरे हर सवाल का जवाब इतनी बुद्धि से देता? क्या कोई और होता जो मजाक में भी मेरी